तो आज की इस वीडियो में पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर इन प्रश्नों को आप तैयार करके जाते हो तो एग्जामिनर आपको फेल कर ही नहीं सकता, और अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़कर जाते हो तो 70 में 70 जरूर लेकर आओगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आपको कल दोपहर यानी 27 फरवरी को अपना पेपर देने जाना है। अब आपके पास समय बहुत ही कम है, आपका दिन भी अब समाप्त होने वाला है। अब होने वाली रात, यही रात सिर्फ और सिर्फ एक रात आपके पास बची है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखना है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, और ये प्रश्न जो आज की इस वीडियो में बता रहा हूं 100% गारंटी है कि इससे ही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाले नहीं है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके पास समय बहुत ही कम है। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके दो कार्य लिखिए। दोस्तों ठीक है, देखिए अपरा की परिभाषा क्या होती है, एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आपको लिखना है, इसका आंसर नंबर लिख देना, उसके बाद लिखना है इसके परिभाषा में वह संरचना जिससे भ्रूण विकसित होता है, यानी ऐसी संरचना जिससे भ्रूण किसे कहते हैं, भ्रूण कहते हैं महिलाओं में जब बच्चा होता है, जो जन्म से पहले जो बच्चा होता है पेट में, उसी को भ्रूण कहते हैं। ठीक है, तो वह संरचना जिससे भ्रूण विकसित होता है, यानी मतलब आगे और बड़ा होता है, अर्थात पोषण प्राप्त करता है। यानी यही संरचना जो अपरा है, यही भ्रूण यानी बच्चे को पोषण यानी उसे भोजन पानी सब कुछ देता है, वही अपरा कहलाता है। ठीक है, तो अपरा क्या है, अपरा वह संरचना है जो भ्रूण यानी बच्चे को विकसित करता है मतलब उसको भोजन देता है। ठीक है, और उसकी जो भी जरूरतें हो वो पूरा करता है। ठीक है, अब अपरा के कार्य आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अपरा द्वारा भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है, यानी अगर अपरा ना हो तो बच्चे आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, देखिए अपरा क्या है, अपरा भ्रूण को यानी बच्चे को पोषण यानी खाना ऑक्सीजन प्राप्त होता है भ्रूण से। ठीक है, और अपरा माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचाता है और अपरा हानिकारक पदार्थों को नहीं पहुंचाता। यानी अपरा जो है वह बहुत ही सीधा साधा है, वह जो अच्छे चीजें होती हैं उसे पहुंचा देता है बच्चे के पास, और जो हानिकारक होती हैं उसे दूर फेंक देता है। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है अपरा की परिभाषा में, और इसके उदाहरण 3 नंबर में एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो 3 नंबर अभी पक्के कर लो। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको आपको बताना है। अब देखिए लिंग निर्धारण क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए जन्म से पूर्व यानी जन्म से पहले, ठीक है, जब बच्चे का जन्म नहीं होता उससे पहले किसी जीव के लिंग अस्थायीकरण यानी लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, यहां पर कहा क्या जा रहा है, देखिए जन्म से पहले किसी बच्चे को अगर ये पता लगाया जाए कि वो लड़का है या लड़की, तो उसी को लिंग निर्धारण कहते हैं। अब देखिए लिंग निर्धारण कैसे होता है इसको समझ लीजिए। स्त्री में सभी अंडाणु 22+X गुणसूत्र के, और पुरुष में शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, 22+X और 22+Y। यहां पर कहने का मतलब ये है, देखिए स्त्री में क्या होता है 22+X और दूसरा गुणसूत्र 22+X होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये किसके लिए होता है, स्त्री के लिए, और मनुष्य के लिए, और जो पुरुष होता है उसके लिए क्या होता है 22+X और 22+Y। तो यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए निषेचन के समय जब X और Y वाले गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है, और जब X और X गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है। यहां पर कहा क्या जा रहा है, जब X और X वाले गुणसूत्र, जब स्त्री का भी X वाला गुणसूत्र और पुरुष का भी X वाला गुणसूत्र मिलेगा तो लड़की पैदा होगी, और जब पुरुष का Y वाला गुणसूत्र और स्त्री का X वाला गुणसूत्र मिलेगा तो यहां पर लड़की पैदा होगी। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि X लड़की होगा और Y लड़का होगा। ठीक है, तो इसी तरह से होता है। देखिए तो लड़का, और जब X और X गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है। तो इस तरह से लिंग निर्धारण में सिर्फ इतना आपको लिख देना है। 3 नंबर में ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए हेट्रोक्रोमेटिन तथा यूक्रोमेटिन में अंतर लिखिए। अब इसमें आपको अंतर बताना है। ठीक है,
दोस्तों अब इसका अंतर क्या है, देखिए हेट्रोक्रोमेटिन और इक्रोमेटिन। देखिए इसमें आपको एक ट्रिक लगाना है, सिर्फ आप इसको याद कर दीजिए और ठीक इसका ऑपोजिट उसमें लिख दीजिए, आपको नंबर फुल मिलेंगे। देखिए यहां पर क्या है, गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग गहरा गहरा रंगता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग गहरा रंगता है और गुणसूत्र अभिरंजकों को यह भाग हल्का रंगता है। तो आपको इस तरह से याद कर लेना है, इसको भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, आज तक का, बायोलॉजी का आज तक का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे क्लास 10 में हो चाहे क्लास 12 में। देखिए डीएनए तथा आरएनए में अंतर। अब देखिए डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखने के लिए आपको इस तरह से लाइनिंग पा देनी है, डबल लाइनिंग, इधर आरएनए लिखना है और इधर डीएनए। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, सबसे पहला अंतर है यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, यानी जो डीएनए होता है वो कहां पाया जाता है बाबू, केंद्रक में पाया जाता है, और यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव में पाया जाता है, ठीक है, उल्टा उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें पेंटोज शर्करा डीऑक्सी राइबोस प्रकार की होती है और इसमें पेंटोज शर्करा राइबोस प्रकार की होती है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद अगला अंतर है सभी जीवों में कुछ विषाणु तथा आनुवंशिकी पदार्थ का कार्य करता है, कौन करता है, डीएनए, ठीक है, और आरएनए क्या करता है, ये केवल विषाणुओं में ही आनुवंशिकी पदार्थ का कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा इसका डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है। तो देख लीजिए डीएनए फिंगरप्रिंट एक ऐसी तकनीक है, क्या है, एक ऐसी तकनीक यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की अलग पहचान होती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं दुनिया में, सबके डीएनए अलग अलग हैं, यानी सबकी जो डीएनए की अंगुली है, जो अंगुली की रेखाएं है ना, ये सबकी फिंगरप्रिंट अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, देखिए जितने भी लोग इस दुनिया में हैं सबकी फिंगरप्रिंट, ये जो फिंगरप्रिंट है ना, ये सब अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखना है, डीएनए फिंगरप्रिंट एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है, क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है। इस तकनीक का उपयोग हत्या, चोरी, बलात्कार जैसे अपराधों में अपराधी की पहचान की जाती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपने सीआईडी देखा होगा ना, तो आपको डीएनए के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। देखिए जब भी सीआईडी वाले कोई बाल पाते हैं या कुछ भी पाते हैं, कपड़े का टुकड़ा, तो उससे डीएनए का पता लगाते हैं और डीएनए से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये पता चलता है कि ये किसके हाथ का फिंगरप्रिंट है। तो इस तरह से होता है डीएनए फिंगरप्रिंट, वही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना, इसको आप चाहो तो अपने तरफ से भी बनाकर लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार करके जरूर जाना, सहेज और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब इसका अंतर बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। देखिए सहेज प्रतिरक्षा आपको एक तरफ लिख देना है और एक तरफ लिख देना है उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। ये जन्म के समय से ही पाई जाती है, जो सहेज प्रतिरक्षा होती है यह जन्म के समय से ही पाई जाती है, और जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है ना, ये रोगाणु या प्रतिजन के प्रभाव से उत्पन्न होती है। ये जन्म से ही होती है सहेज प्रतिरक्षा, और ये जो होती है कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी हो, तब ये उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, ठीक है, पाई जाती है। देखिए यह एक विशिष्ट या एक अविशिष्ट सुरक्षा प्रतिक्रिया है। क्या है, सहेज प्रतिरक्षा जो है यह एक अविशिष्ट सुरक्षा प्रतिक्रिया है, स्वतः प्राप्त की जाती, ये स्वतः प्राप्त होती है, मतलब अपने आप प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यह रोगाणु या प्रतिजन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया से बनाए गए प्रतिरक्षियों से प्राप्त होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला इसका अंतर है, ये रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करता है। क्या यहां पर है, देखिए ये रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करती है, यानी ये शरीर में जो विशिष्ट प्रकार के होते हैं, जो विशिष्ट प्रकार के रोगाणु होते हैं, उनको उत्पन्न आने नहीं देता, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे त्वचा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, मुख की लार व आंखों के आंसू रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं तथा श्वेत रुधिराणु रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। अब इसके अंतर में हो जाएगा, प्रथम बार किसी रोग के रोगाणुओं से सामना
होने पर अनुक्रिया होती है, इसके फलस्वरूप प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। और ये इसमें क्या होता है, इस रोगाणु को के पुनः आक्रमण होने पर स्मृति आधारित प्रतिक्रिया बहुत तीव्रता से होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा टीकाकरण द्वारा भी प्राप्त की जाती है। उदाहरण टेटनस, चेचक आदि के टीके। ठीक है, तो आपको टेटनस, चेचक आदि के टीके जरूर लगवाने चाहिए, जिससे आपको जो ये उपार्जित प्रतिरक्षा वाला रोग होता है इससे आप बच सकें। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस क्या है, प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इनका महत्व कार्य समझाइए। अब देखिए इंटरफेरॉन क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। यह एक कशेरुकी जंतुओं में विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एवं ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है। इंटरफेरेंस क्या है, एक पदार्थ है जो कशेरुकी जंतुओं में विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, जो इन कोशिकाओं को विषाणुओं से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, इन कोशिकाओं को विषाणुओं के संक्रमण के विरुद्ध यानी उसके उल्टे सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखिए अब आइजैक्स तथा लिंडनमैन ने सन 1957 ईस्वी में इस प्रकार के प्रोटीन का पता लगाया, क्योंकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका जाता है, इसीलिए इसको इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, तो इस तरह से इंटरफेरॉन को आपको यहां तक लिख देना है। अगर आप अवतार कर लिए होंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, टीकाकरण और टी ऑक्साइड्स में अंतर दीजिए। ठीक है, तो अंतर आपको लिखना है। देखिए इसका अंतर क्या है, टीकाकरण और टी ऑक्साइड क्या होता है आप समझ लीजिए। देखिए टीके यानी वैक्सीन द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करना टीकाकरण कहलाता है। यानी टीकाकरण जब हो जाता है तो हमारे अंदर जो इम्यूनी सिस्टम है ना उसको जागृत कर दिया जाता है, यानी उसको जगा दिया जाता है कि बाबू बीमारी आने वाली है, उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, उसके बाद देखिए वैक्सीन में क्षीण, जीवित या मृत विषाणु या जीवाणु के कण होते हैं, और इसमें क्या है, टीऑक्साइड में ये रूपांतरित टॉक्सिन्स है। ठीक है, वैक्सीन का प्रयोग संक्रमण के बचाव के लिए होता है, यानी जब भी कोनो वायरस आ जाता है, जैसे कोरोना वायरस आ गया तो उसके लिए क्या हुआ, टीकाकरण होने लगा, तो ही है वैक्सीन। ठीक है, और देखिए टॉक्साइड्स जीवाणु से प्राप्त होते हैं, जिनका प्रयोग बैक्टीरियल संक्रमण के समय होता है। और ये सब क्या होते हैं, इनका समय जब बैक्टीरिया हो जाती है तो वहां पर इनको लगाया जाता है ताकि बैक्टीरिया को हटाया जा सके। बात समझ रहे हैं। देखिए सजीव क्षीण विषाणु में प्रतिजनत्व तो बना रहता है, किंतु इनकी उग्रता समाप्त हो जाती है। टीकाकरण में क्या होता है, सजीव क्षीण विषाणु में प्रतिजनत्व तो बना रहता है, किंतु इनकी उग्रता समाप्त हो जाती है। और टॉक्साइड्स में भी प्रतिजनत्व तो बना रहता है, किंतु इनकी अभिलाषुलता समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एंटीबॉडीज के उत्पादन को प्रेरित करके विषाणु एवं जीवाणु दोनों से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जीवाणु से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ये जीवाणु से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, और जो टीकाकरण होता है विषाणु और जीवाणु दोनों से। ठीक है, और देखिए सजीव वैक्सीन में विषाणु एवं जीवाणु दोनों, प्रोटीन एवं विषाणु आरएनए दोनों ही होते हैं, जबकि मृत वैक्सीन में केवल विषाणु का आच्छद होता है। और टॉक्साइड्स जीवाणु के प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन है, इसमें एक प्रोटीन जीवाणु के एक प्रोटीन है या फिर ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंसर क्या है, कैंसर कोशिकाएं किस प्रकार सामान्य कोशिकाओं से भिन्न है। ठीक है, तो कैंसर आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, यह रोग शरीर की कोशिकाओं के आभ्यंतरिक कोशिका के विभाजन के कारण होता है। कोशिकाओं में उपस्थित आकोन जीन्स के सक्रिय हो जाने से अविभेदित कैंसर कोशिकाएं बनने लगती हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ कैंसर उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, इन्हें कैंसर कारक या कार्सिनोजन कहते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कैंसर को बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे गुटखा वगैरह हो गया। ठीक है, और जो शराब हो गई जो, ठीक है, तो अल्कोहल, ये सब चीजें हैं कैंसर को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए
कैंसर को संबंधित ऊतकों के आधार पर निम्न 3 समूहों में बांट सकते हैं। कार्सिनोमा, ये बाह्य जनन स्तर से बने अंगों में होता है, जैसे स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ठीक है। सार्कोमा कैंसर क्या होता है, ये मध्य जनन स्तर से बने अंगों में होता है, जैसे अस्थि कैंसर यानी हड्डियों में कैंसर, लसीका ग्रंथि कैंसर यानी ग्रंथियों में कैंसर होता है, और ल्यूकेमिया, ये ऐसा कैंसर है, ये श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण होता है। बात समझ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रग क्या है, स्मैक तथा चरस कहां से प्राप्त होती है, तो आपको समझाते हैं। देखिए ड्रग वह पदार्थ है, ड्रग्स वह पदार्थ है जो खाने, सूंघने या किसी भी माध्यम द्वारा रूप में या किसी भी माध्यम द्वारा या रूप में सेवन करने पर व्यक्ति में शारीरिक या मानसिक परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। देखिए ड्रग क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है ना जिसे सूंघने पर इंसान की जो मानसिक और शारीरिक परिवर्तन है थोड़ा बदलाव आ जाता है, जैसे वो डांटने लगता है, उसकी आवाज थोड़ा और भारी हो जाती है, ठीक है, चरस वरस पीने से, ठीक है। ये देखिए यह निषेध हीरोइन, चरस, कोकीन या अनिषेध शराब, कैफीन, तंबाकू आदि 2 प्रकार के होते हैं। नशीले पदार्थों में जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है वे हैं ओपियाइड्स, कैनाबिनाइड्स, ठीक है, एवं कोका एल्कलाइड, ठीक है। ये मुख्यतः पुष्पी पादपों से प्राप्त की जाती है। जो ड्रग्स होती है, जो नशीले पदार्थ होते हैं, ये पुष्पी पौधों से, पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। और देखिए आप ओपियाइड्स या स्मैक अफीम पादप से प्राप्त होता है। जो स्मैक होता है वह अफीम नाम के पादप से प्राप्त होता है। और कैनाबिस सेटाइवा के पुष्पकर्म, शीर्घ व पत्ती से चरस प्राप्त होती है। बात समझ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बीटी से आप क्या समझते हैं, बीटी कपास का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये एक क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा रहा है और अथवा करके पूछा जाता है, बीटी जीव विष क्या है, या जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता है, क्राई प्रोटीन क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे उत्पन्न करता है, मनुष्य ने अपने लाभ के लिए इस प्रोटीन का किस प्रकार उपयोग किया है, ठीक है। तो बीटी फसलों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी देखिए एक पूछने का तरीका है। तो इन सभी तरीकों के लिए एक ही आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, बीटी कपास यानी बैसिलस थ्यूरिन जिएंसिस जीवाणु की कुछ प्रजातियों द्वारा ऐसे विषाक्त प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जो विशिष्ट वर्ग के कीटों जैसे कोलिऑप्टेरॉन तथा डिप्टेरॉन, ठीक है, मक्खी और मच्छर जिसको कहते हैं, मक्खी और मच्छर को मारने में सहायक होती है। ये जीवाणु अपने जीवन काल की विशिष्ट अवस्था में इस विषाक्त प्रोटीन के रवों का निर्माण करती है। ये विषाक्त प्रोटीन स्वयं जीवाणु को खत्म नहीं करता, क्योंकि यह एक प्राक विष के रूप में निर्मित होता है। इस विषाक्त जीव विष का निर्माण जिस जीन द्वारा किया जाता है उसे क्राई जीन का नाम दिया गया है, तथा उस निर्मित प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहते हैं। बात समझ रहे हैं, जो उससे निर्मित प्रोटीन होता है उससे क्राई प्रोटीन कहते हैं। जब कोई भी कीट या इस पादप को खाता है तो उसे निष्क्रिय जीव विष कीट की आहार नाल में पहुंचकर क्षारीय के कारण अपनी सक्रिय अवस्था में बदल जाता है। तो इसकी घुलनशील अवस्था होती है। यह सक्रिय विष कीट की आंत उपकला कोशिका के साथ जुड़कर उसमें छिद्र का निर्माण कर देता है। इसके कारण कोशिकाएं फट जाती हैं और वह कीट की मृत्यु हो जाती है। बात समझ। तो बीटी फसल को कीड़े क्यों नहीं खाते, क्योंकि उसमें एक ऐसा जहर होता है जिसे कीड़ा खाकर खुद ही मर जाता है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो बीटी विष में अनेक प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग जीनों द्वारा कूटबद्ध किया जाता है, जैसे क्राई आई एसी हो गया तथा क्राई डबल आई ए बी जीन द्वारा निर्मित विषाक्त प्रोटीन के कपास गोलक शलभ कृमि को नियंत्रित करता है। और जो क्राई आईएबी है वह जीन द्वारा निर्मित विषाक्त प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पुनर्योगज तकनीक से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए पुनर्योगज प्रोटीन पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको बता देते हैं। देखिए पुनर्योगज प्रोटीन तकनीक द्वारा निर्मित परजीवी जीवी से वांछित प्रोटीन उत्पाद पुनर्योगज प्रोटीन कहलाता है, जैसे बीटी कपास हो गया और बीटी क्राई प्रोटीन उत्पादन। और देखिए
इसके और भी आंसर है इसका, उसका आंसर कहां पर मिलेगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न एक संख्या में। इसको हमने ऑलरेडी बता दिया, अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही आसान है, इस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं दोस्तों। उसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जातियों में प्रतियोगिता का प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, देखिए जातियों में प्रतियोगिता का प्रभाव जो है उस पर आपको टिप्पणी लिखना। तो स्पर्धा या प्रतियोगिता दोनों एक ही है दोस्तों। इसको देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है, प्रतियोगिता या स्पर्धा, यहां से आपको लिखना, ठीक है। प्रतियोगिता या स्पर्धा समुदाय की संरचना तथा जातियों की विभिन्नता को प्रभावित करती है। इसमें कमजोर प्रतियोगी समाप्त होने की संभावना अधिक रहती है। यहां पर इसको हम विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए प्रतियोगिता एक प्रकार की ऋणात्मक अंतःक्रिया है जो एक ही प्रकार के संसाधनों के को उपयोग करने वाले दो या दो से अधिक जीवों के मध्य होती है। इस प्रकार की प्रतियोगिता स्थान, भोजन, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज व जल आदि संसाधनों के लिए हो सकती है, ठीक है। और प्रतियोगिता या स्पर्धा समुदाय की संरचना तथा जातियों की विभिन्नता को प्रभावित करती है। इसमें कमजोर प्रतियोगी के समाप्त होने की संभावना अधिक रहती है, यानी जो कमजोर प्रतियोगी है वह समाप्त हो जाएगा। जैसे यहां पर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए एक दुकान है छोटी मोटी, ठीक है, और बड़ी दुकान आ गई तो उसमें क्या होगा, जो छोटा दुकान वाला रहेगा उसकी तो ऐसे ही दुकान कम चल रही थी, तो जब वो बड़ी दुकान वाला आ जाएगा तो एकदम समाप्त हो जाएगा। तो यही है यहाँ पर प्रतिस्पर्धा या फिर जातियों में प्रतियोगिता, ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, की स्टोन प्रजातियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए, ठीक है। देखिए की स्टोन प्रजाति वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिकी पर प्रभाव पात्र उनकी अत्यधिक संख्या के कारण ही नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक उनके कार्यों से अभिव्यक्त होता है, उसे की स्टोन कहा जाता है। की स्टोन प्रजातियां सूक्ष्म जलवायु, मृदा की रचना तथा मृदा रसायन एवं खनिजों के स्तर को भी परिवर्तित और प्रभावित करने में सक्षम होती हैं, ठीक है। और यह प्रजातियां अपनी परस्पर क्रियाओं से समुदायों की संरचना एवं जैविक घटकों को परिवर्तित करती हैं तथा वातावरण में स्थिरता लाती हैं। उदाहरण इसका हो जाएगा विशाल वृक्ष तथा उसकी सभी शाखाएं अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करके सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र निर्मित करती हैं। और वृक्ष के नीचे प्रकाश की तीव्रता, तापमान, आपेक्षिक आर्द्रता आदि में काफी परिवर्तन आ जाता है। अतः वृक्ष के नीचे जीवधारियों को की सामुदायिक संरचना, ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों का चक्रण आदि इस वृक्ष द्वारा प्रभावित होते हैं या वृक्ष की स्टोन प्रजाति की तरह काम करता है। यानी कि स्टोन प्रजाति किस तरह काम करता है, जैसे एक पेड़ होता है, वह पेड़ जब छाया ला देता है तो वहां का वातावरण बदल जाता है, तो इसी तरह से होता है की स्टोन प्रजाति, ठीक है। तो दोस्तों 3 नंबर में यही सब प्रश्न थे तो जो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है। अगर इन प्रश्नों को आप पढ़कर जाते हो, जो आज सुबह में हमने वीडियो बनाई और ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हो तो 70 में 50 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 70 में 50 लाने से तो करना क्या है, इस दोनों वीडियो को आराम से देखिए। वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, आप वहां से जाकर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर हम छांट कर लेकर आए हैं। पूरा दिन इसी में बीत गया दोस्तों, अब आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त हो रही है। तो देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक अभी से कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन इस वीडियो के बाद सभी आपको मिलने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।